राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल HNEA पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम कबीरदास के पद में कबीर की साखी को पढ़ा रहे हैं। बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्लास है 12। चैप्टर का नाम है कबीर की साखी, कोटेशन नंबर 4। इसके पहले हमने कोटेशन नंबर 1, कोटेशन नंबर 2, कोटेशन नंबर 3 का व्याख्या हमने पढ़ा दिया है। आज है कोटेशन नंबर 4 की बारी। कोटेशन नंबर 4 हम पढ़ सकते हैं। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोई। देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। कबीर, कबीर मतलब कबीरदास जी स्वयं कवि हैं। संगति, संगति का मतलब होता है साथ, सत्संग, साथ, साहचर्य। साधु, साधु कहने का मतलब साधु संत या जो सज्जन लोग होते हैं उन लोगों की, जो अच्छे लोग हैं, गुणी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, उन लोगों की। कदे, कदे मतलब कभी भी, न मतलब नहीं। निर्फल मतलब होता है निसफल, बेकार, व्यर्थ। होई मतलब होता। पहला लाइन का शब्दार्थ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे। चंदन होसी बावना, चंदन, चंदन अर्थात सुगंधित लकड़ी। चंदन का विशेषता क्या है? शीतलता और सुगंध। होसी मतलब होता है होना, बावना मतलब बनना। कहीं कहीं पे बावना मतलब 52 गुणों से संपन्न भी होते हैं। नीम, नीम का मतलब होता है कड़वाहट के प्रतीक के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। न मतलब नहीं, कहसी मतलब कहता, कोई मतलब कोई भी नहीं कह सकता। उम्मीद है आपको सारे शब्दों के शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। कुछ शब्दों के शब्दार्थ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप उतार सकते हैं। चलिए अब आते हैं अवतरण के बारे में। हमने आपको बताया था जब भी हम किसी कोटेशन का व्याख्या करते हैं तो उसका एक व्यवस्थित रूप लिखने का होता है, जिसमें आपके काव्य के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में आते हैं अवतरण, प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या। उसके बाद होता है कला पक्ष। कला पक्ष में कौन आते हैं? विशेष, जैसे भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब अवतरण, अवतरण में हम क्या लिखते हैं? पाठ और कवि का नाम। प्रसंग में क्या लिखते हैं? कोई भी कोटेशन यदि किसी बात को कहता है, कोई ना कोई विशेष बात को लेकर कहता है या कोई ना कोई विशेष विषय को लेकर के कहा जाता है, तो उस मुख्य विषय के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है व्याख्या, उसका संपूर्ण व्याख्या करना होता है कि उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहता है या उनके कहने का तात्पर्य क्या है। फिर आता है कला पक्ष। कला पक्ष में हम लोग देख सकते हैं भाषा, उसकी भाषा, उसका रस, उसका छंद, उसका अलंकार, उसका गुण। अब हम आते हैं अवतरण के बारे में। तो अवतरण कैसे लिखा जाता है तो बोलिएगा। प्रस्तुत साखी, यह हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक, आपको पाठ का उल्लेख देना पड़ता है। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में, पाठ का नाम क्या है देख सकते हैं, हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर की साखी नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा इसके कवि। तो इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में, भक्ति काल में या स्वर्ण काल में, निर्गुण भक्ति धारा में, ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, गुरु रामानंद जी के शिष्य, निरुनिमा संतति, परम समाज सुधारक एवं संत शिरोमणि स्वयं संत कबीरदास जी हैं। फिर आपको ये भी बताया गया था जब भी किसी कवि के बारे में लिखिएगा या पाठ के बारे में लिखिएगा, उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। इस बात को नहीं भूलिए, क्योंकि एग्जाम में इस चीज पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर आते हैं प्रसंग के बारे में। अब जरा कोटेशन को हम पढ़ते हैं, पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस विषय पे कहा गया है, तो प्रसंग निकाला जाएगा। जैसे बोल रहे कबीर संगति, कबीरदास जी कहते हैं संगति मतलब साथ या साहचर्य, साधु की मतलब सज्जनों की। यदि हम सज्जनों की संगति करते हैं, कभी न निर्फल हुई, तो उसका संगति का फल कभी भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाएगा। चंदन होसी बावना, अर्थात चंदन जिसे हम लोग समझते हैं, चंदन क्या एक सुगंधित लकड़ी है, उसमें सुगंध होती है, शीतलता होती है, बहुत सारे गुण होते हैं उसमें। तो हम क्या बोलेंगे? चंदन के समान गुणी बनते हैं। नीम ना कहसी कोई, फिर हमें नीम के जैसा कड़वा नहीं कह सकते। अर्थात नीम भी में अपना गुण है, औषधीय गुण है, लेकिन यहाँ पे कबीर ने चंदन और नीम की तुलना की है, और जिसमें चंदन को नीम की तुलना में अधिक गुणवान दर्शाया। तो हम समझ सकते हैं इसका प्रसंग क्या है। कबीरदास जी ने इसमें प्रसंग में बताया है कि हमें सज्जनों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है। वैसे संगति का प्रभाव 2 प्रकार पे पड़ता है, एक होता है बाह्य रूप पे और एक होता है आंतरिक रूप पे। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा चारित्रिक गुण अच्छा होता है। यदि हम बुरे लोगों की या तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमें भी बुरा समझा जाता है। तो ये संगति का प्रभाव 2 रूप से पड़ता है। लेकिन कबीरदास जी कहना चाहते हैं
कि हमें सज्जन की संगति में करना चाहिए ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। यदि वैसे हम देखेंगे तो चंदन के पेड़ पे सर्प भी लिपटा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चंदन के वृक्ष में सर्प का जो जहर होता है उसका प्रभाव पड़ जाए, है तो साथ उसके भी। उसी तरह से कपूर को और हींग को यदि एक साथ रख दे तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अपने गुण को त्याग देते, अपना अपना गुण रहता है। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी वाह्य गुण के बारे में बताते हैं कि यदि वाह्य गुण में यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा अंतःकरण भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, गुणों की ओर अग्रसर होने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। उम्मीद है आपको प्रसंग समझ में आया होगा। इसमें क्या बताया गया कि सज्जनों की संगति के महत्व को दर्शाया, अच्छे लोगों की संगति के महत्व को बताया। अब आते हैं व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि संगति साधु की, कि हमें साधु लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। कभी न निष्फल हुई, उसकी संगति का फल कभी भी बेकार, कभी भी व्यर्थ, कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। उसका कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। फिर कबीरदास जी जैसे साखी में बता दिया कि कोई बात कहा जाता है तो उसके प्रमाण को बताया जाता है। तो यहाँ पे वो उदाहरण स्वरूप बताते हैं, चंदन हो सी भावना, यदि हम संगति में रहते हैं सज्जनों की तो हम चंदन के समान गुणी बन जाते हैं, अर्थात हम गुणवान होंगे, हमारा चारित्रिक गुण बढ़ेगा। तो चंदन में गुण क्या है? शीतलता का गुण है, सुगंध का गुण है। रैदास ने भी कहा था चंदन कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसी तरीका से यहाँ पे चंदन का गुण आ जाता है। नीम न कहा कोई, फिर हमें नीम के जैसा कोई कड़वा नहीं कहेगा, नीम के जैसा कोई हमें दुर्गुण नहीं कहेगा। नीम का अपना औषधीय गुण है, लेकिन चंदन की तुलना में हमें फिर कोई यहाँ पे नीम कड़वाहट के रूप में है, तो हमें कोई कड़वा हुआ कहने नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको व्याख्या समझ में आया होगा। सहज शब्दों में कह सकते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। उसकी संगति में रहते हैं तो हम चंदन के समान गुणी बनते हैं, फिर हमें नीम के जैसा कोई कड़वा नहीं कह सकता। अब आते हैं हम लोग कला पक्ष में। तो जैसे भाषा, कबीरदास की भाषा होगी सदुपड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा। रस, इसमें कौन सा रस है? तो शांत रस की प्रधानता है। जब रस का हम पूरे विवरण पढ़ाएंगे तो आपको जो भी रस है उसके बारे में पता चल जाएगा कि रस कौन सा रस में क्या क्या आते हैं, किस रस में क्या क्या आता है, वो सब सारे। फिर आता है छंद, दोहा या साखी दे सकते हैं। इसके बाद आता है अलंकार। अब देखिए अलंकार में आपको बताए थे पिछले क्लास में कि वहां पे अनुप्रास अलंकार है, छिकानुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पे दिया गया स एक ही वर्ण दो बार आया है, न एक ही वर्ण दो बार आया है, फिर न एक ही वर्ण दो बार आया है, क एक ही वर्ण दो बार आया है। तो एक ही वर्ण यदि दो बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार में रखते हैं, लेकिन वो अनुप्रास के छेकानुप्रास अलंकार में। तो बोल सकते हैं संगति साधु छेकानुप्रास अलंकार है, कहसी कोई छेकानुप्रास है, न निर्फल छेकानुप्रास है, नीम न छेकानुप्रास है। अर्थात ये अनुप्रास अलंकार में आते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और गुण, गुण में आपको बताया गया था प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। तो यहाँ पे कौन सा गुण आ जाएगा? प्रसाद गुण। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ व्याख्या समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि किसी को कोई दिक्कत है या किसी चीज में कोई समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम देख करके उन चीजों को और सुधार सकते हैं और आप लोगों के लिए जितना अच्छा सुविधा सरल शब्दों में हो सके उसे बता सकें। यह अपने दोस्त और साथियों के साथ शेयर करें, उन लोगों को भेजिए ताकि वो लोग इसका फायदा उठाए। साथ ही साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा कबीरदास जी का जन्म, मृत्यु, उनके गुरु के बारे में हमने लिखा है। ये धीरे धीरे हर सवाल के साथ, हर कोटेशन के साथ आप थोड़ा याद करते रहिए, जिससे आपको याद रह सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।